हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। और आज का लेक्चर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम काफ़ी डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आपके रिवीजन को मजबूत करेंगे। तो चलिए बिल्कुल अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर 2 रीकैप सीरीज। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। मास कितना दिया हुआ है बॉल का? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। तो कुल मिला के ये हो गया 10 टू द पावर -2 kg। ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट से उसे ड्रॉप कर देते हैं। हिट्स द फ्लोर। फ्लोर से टकराती है, फर्श से टकराती है। एंड रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 1.25 मीटर। और 1.25 मीटर की हाइट पर जाती है। इफ द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड फॉर 0.1 सेकेंड। अगर बॉल फ्लोर के कांटेक्ट में 0.1 सेकेंड तक रहती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल इज। तो देखिए यहां ये सिंपल क्वेश्चन है जो बेस्ड है इम्पल्स की थ्योरी पर। तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि अगर बॉल हमारी एक पर्टिकुलर हाइट है 5 मीटर से अगर ड्रॉप की जाती है, तो जब वो ग्राउंड से टकराती है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है। तो ये सिंपल v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as के यूज से हम निकाल सकते हैं। ड्रॉप बॉल है इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh और g दिया हुआ है 10, 2 इंटू 10 और h दिया हुआ है 5। ये आ गया 100। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो टकराती है। ये हमें अब पता चल गया। इससे हम पता लगा लेंगे कि भाई इनिशियल मोमेंटम कितना है। तो इनिशियल मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम से यहाँ मतलब है कि टकराने से पहले बॉल का मोमेंटम कितना था। तो 10 टू द पावर -2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 10 टू द पावर -1। दैट इज द इनिशियल मोमेंटम। अब वो ग्राउंड से टकराने के बाद किस हाइट पर ऊपर उठती है? 1.25 मीटर। तो मान लीजिए वो u वेलोसिटी से ऊपर उठती है और 1.25 मीटर की हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो फिर इसको हम निकाल लेंगे u इक्वल टू √2gs से। g 10 दिया हुआ है और हाइट दी हुई है 1.25, तो ये हो जाएगा 5। तो अब हमें मालूम चल गया कि इसका फाइनल मोमेंटम कितना है। फाइनल मोमेंटम कितना है ये अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास है 10 टू द पावर -2, 5। तो ये हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 यूनिट्स। अब थ्योरी बहुत सिंपल है। चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए इनिशियल मोमेंटम, अच्छा देखिए फाइनल मोमेंटम का जो साइन है वो माइनस होगा क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए अब हमें इनिशियल मोमेंटम से, और इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ऐसा लिखना क्या होगा? थोड़ा बेटर होगा, माइनस करने में आसानी रहेगी पावर जब सेम होती है। तो चेंज इन मोमेंटम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस, इसे नेगेटिव लेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो ये आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर -2 फोर्स इंटू टाइम। तो टाइम अब देख लेते हैं कितना है। टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1। तो यहां से अब हम फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। 15 इंटू 10 टू द पावर -2
इक्वल टू एफ इंटू 10⁻⁻⁻1। तो ये आ जाएगा 10⁻⁻2 प्लस 1 फोर्स। तो फोर्स आएगा आपका 15 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 1.5 न्यूटन। 1.5 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए ग्राउंड जो बॉल पे लगाएगा। तो ये देखिए, ये आपका सेकंड आंसर आ गया। और ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर थी। टकराने से पहले मोमेंटम निकालो, फिर टकराने के बाद मोमेंटम निकालो, फ्लोर से टकराने से पहले मोमेंटम निकालो, टकराने के बाद मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स के बराबर करो। और आप जानते हैं इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। और सिंपल v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.5 न्यूटन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पुशेस आउट ऑफ अ ट्यूब, एक ट्यूब से निकलती है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, और एक वर्टिकल वॉल से टकराती है। The force exerted on the wall by the impact of water, assuming that it does not rebound, टकरा के वापस नहीं लौटती है। देखिए, इसका बहुत सिंपल मीनिंग है कि पानी की एक स्ट्रीम दीवार से टकराती है और दीवार से टकरा के रेस्ट पर आ जाती है, रिबाउंड नहीं करती है, इसका मतलब वो रेस्ट पर आ जाती है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए पानी की स्ट्रीम का फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। और इनिशियल मोमेंटम तो हमें निकालना पड़ेगा मास इनटू वेलोसिटी से। तो चेंज इन मोमेंटम को हम ये सब मानते हैं कि ये पूरी प्रोसेस 1 सेकंड में होती है, क्योंकि स्पीड है यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड। तो ये फोर्स हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात करें, जिससे वो ट्यूब से निकलता है। तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया मास इनटू वेलोसिटी। ये देखिए, पानी की स्ट्रीम एक वॉल से टकराएगी, ये वॉल हो गई, और वॉल से टकराने के बाद रेस्ट पर आ जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम आ गया DAV स्क्वायर। अब ये ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ पे जो कंसेप्ट है A इंटू वी की, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और A हो गया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड। जब हम A को V से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलता है मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब वो वॉल्यूम जो 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है। तो ये इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया DAV स्क्वायर। और फाइनल तो हम जानते हैं, क्योंकि वो टकराने के बाद रिबाउंड नहीं करती, मतलब रेस्ट पर आ जाती है। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, DAV स्क्वायर माइनस 0। और चेंज इन मोमेंटम क्या कहलाता है, फोर्स, क्योंकि ये 1 सेकंड में हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। AV का मतलब हो गया वॉल्यूम पर सेकंड। तो फोर्स हो गया आपका DAV स्क्वायर। इसको हमेशा याद रखिए। अब वैल्यू देख लेते हैं। डेंसिटी पानी की दी हुई है 1000, एरिया दिया हुआ है 10⁻⁻², वेलोसिटी दी हुई है 15। तो DAV स्क्वायर निकालना आसान होगा। डेंसिटी 1000, एरिया 10⁻⁻², और ये 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻1, 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो फोर्स होना चाहिए 22.5 न्यूटन। कितना होना चाहिए, 22.5 न्यूटन। अब देखिए, यहाँ कहीं हमें आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो 2250 दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये जो फोर्स होना चाहिए DAV स्क्वायर के हिसाब से, जब हमने इसे निकाला डेंसिटी, एरिया फिर से चेक कर लेते हैं, 10⁻⁻², और वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे हिसाब से तो ये यही आएगा, ये 10⁻³ है। अच्छा देखिए, यहाँ एक हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन की, तो वो मिस्टेक आपको क्लियर कर देते हैं, इसलिए हमारा आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम गई।
अब देखिए 10 to the power 3 इंटू 10 to the power -2, ये होगा 10 to the power 1 और ये होगा 225। तो फोर्स की वैल्यू आएगी 2250 न्यूटन। कितनी आएगी? कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमेशा होती है, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। तो 2250 सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि जब एक पाइप से पानी निकलता है, मान लीजिए किस वेलोसिटी से v, तो उसका मोमेंटम कितना होता है? उसका मोमेंटम होता है dAv²। इसको हमेशा आप क्या करिए, याद रखिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड। और कैलकुलेशन में से कहाँ हुई थी? यहां पर हुई थी। ये 10 to the power 3 है और ये 10 to the power कितना है? -2। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, द एलिवेटर शोन इन फिगर। ये एक एलिवेटर है, लेफ्ट है, जो फिगर में दिखाई गई है। इज डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जा रही है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इज 0.5 kg। ए का मास कितना है? 0.5 kg। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगाएगा, ये पूछा गया है और इसके 4 आंसर्स दिए गए हैं। अब देखिए सिचुएशन बहुत क्लियर है। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर नॉर्मल रिएक्शन के बराबर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ए और बी में एक अच्छा कांटेक्ट एस्टैब्लिश होता है और हम जानते हैं जब भी कांटेक्ट दो मासेस का होता है तो नॉर्मल रिएक्शन जरूर एक्ट करती है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। अब देखिए लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी कितनी है? n है। अब एक डायग्राम की मदद से हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये ए है, इसका वेट 0.5 g, g दिया हुआ है 10, तो इसका वेट कितना हो गया? 5 न्यूटन हो गया। और एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर डेवलप होगी बिटवीन ए एंड बी। वो कुछ इस तरह से होगी कि ए बी पर फोर्स लगाएगा और बी ए पर लगाएगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि अब लिफ्ट नीचे जा रही है तो हम जानते हैं कि ऐसे केसेस में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो होती है mg प्लस ma। तो मास तो दिया हुआ है हमारा 0.5 g प्लस 0.5 इंटू 2। तो ये कुल मिला के हमारा नॉर्मल रिएक्शन का अब वैल्यू आ गई। अब हमें जी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो जी दिया नहीं हुआ है, तो अब हम एक काम करते हैं, जी को 10 ही रख देते हैं। तो 0.5 इंटू 10 प्लस 0.5 इंटू 2, तो ये आ गया हमारा 5 और ये आ गया 1। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितनी होगी? 6। तो आप जानते हैं कि लिफ्ट नीचे जा रही है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है? mg प्लस ma। अब पूछा गया है कि भाई ए बी पर कितना फोर्स लगाएगा। जितना ए और बी के बीच में मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? n। ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया? n। तो बी भी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? n। क्योंकि आप जानते हो एक्शन और रिएक्शन के फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो बहुत सिंपल सवाल था। तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए 6 न्यूटन। कितना होना चाहिए? 6 न्यूटन। और बिल्कुल डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है जो हर किताबों में मिलता है। 3 ब्लॉक्स हैं, मासेस m1 m2 m3 आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन। ठीक है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल दे आर पुल्ड बाय अ फोर्स T3। T3 कितना है? 400 है। m1 10 kg है, m2 6 kg और m3 4 kg है। टेंशन T2 पूछा गया है। तो देखिए T2 किसके बीच में टेंशन है? m2 और m3 के बीच में टेंशन है। और टोटल फोर्स जो पुलिंग फोर्स है वो कितना है? 400 न्यूटन। तो देखिए इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं ऐसे सवालों को। तो ये हमारा 3 मासेस को सबसे पहले हम बना लेते हैं। ये m3 हो गया और ये फोर्स हो गया हमारा कितना? 40 न्यूटन दिया गया है। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। T3 कितना दिया हुआ है? 40 न्यूटन। m1 10 है और 6 kg और 4 kg। 10 kg 6 kg
और 4 kg, यहाँ मान लिया टेंशन T2 है, यहाँ मान लिया टेंशन कितना T1 है। तो आपसे पूछा गया है T2। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हम उस ट्रिक से ही इसको सॉल्व करेंगे। 40 न्यूटन पूरे सिस्टम को पुल करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल मास प्लस इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 20 है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लो, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब T2 किसको पुल करता है? T2 पुल करता है 6 और 4 को, तो 6 + 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ रख दो। 6 + 4 हो जाएगा हमारा कितना 10, तो ये हो गया 10 इंटू 2, तो T2 की वैल्यू आ गई 20। अब T1 पूछा नहीं गया है, लेकिन हम T1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। T1 किसको पुल करता है? देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा, T1 किसको पुल करता है? 4 को, तो 4 है, 4 इंटू 2 पूछा नहीं गया है, फिर भी हमने क्या निकाल लिया 8। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है? 20 है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। अब एक बार फिर से मैं आपको ये सब ट्रिक्स बता देता हूं कैसे करा जाता है। अब मान लीजिए ये 3 kg है और ये 2 kg है और ये कितना है 1 kg है, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है 180 न्यूटन, और टोटल फोर्स कितना है 180 न्यूटन का टोटल फोर्स है। ठीक है, आपको एक बहुत फास्ट ट्रैक बताना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ टेंशन कितना है T2, यहाँ टेंशन कितना है T1। तो पहला इक्वेशन बन गया 180 टोटल फोर्स हो गया, टोटल फोर्स होता है टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका कितना 30। तो 180 मेरी कंसेप्ट जो मैंने आपको डायरेक्ट बताई है, 180 किसको खींचता है? 1 kg, 2 kg, 3 kg को खींचता है। अब T2 किसको खींचता है? तो T2 उन मासेस को खींचेगा जो उसके बाईं तरफ पाए जाते हैं। तो T2 इक्वल टू 2 + 3 इंटू ए, और T1 किसको पुल करता है? 3 को, तो T1 इक्वल टू 3a। तो इस तरह आप T1 T2 कोई से भी टेंशन हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान हो गया, और बहुत आसानी से हम इन सब सवालों को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई, और अगर दूसरी मेथड देखनी है तो उसके लिए हम इसे दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। हम उसी क्वेश्चन को करेंगे जो हमें दिया हुआ है। तो M1 है आपका 10, M2 6 और M3 4, 10, 6 और 4। दिस इज लाइक दिस, देख लीजिए आप, 10, 6 और 4, या किसी भी तरह का हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं उसमें। चलिए यहाँ थोड़ा हमसे गलती हो गई, तो हम कुछ भी मासेस ले सकते हैं। अगर आपको सेकंड मेथड देखनी है, जिस मेथड से आप करते आए हैं, तो उसमें भी हम काम कर सकते हैं। जैसे ये 4 kg, ये 5 kg और ये 1 kg, और पुलिंग फोर्स हो गया 200 न्यूटन। यहाँ टेंशन डेवलप हुआ T1, यहाँ टेंशन डेवलप हुआ T2। तो फ्री बॉडी डायग्राम से भी कर सकते हैं। ये 1 kg है, इसमें फोर्स लग रहा है 200 और T1, तो इसका नेट फोर्स होगा 200 - T1 इक्वल टू 1a। अब 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं। इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इधर T1 लग रहा है और इधर T2 लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं T1 - T2 इक्वल टू 5a। अब बात करते हैं तीसरे मास की, 4 kg की, तो उस पर एक ही फोर्स लग रहा है। दैट इज, डायग्राम देखिए, एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं, T2 इक्वल टू 4a। तो इस तरह हमने सारे इक्वेशंस बना लिए, इनको जोड़ दिया। जोड़ने पे हमें मिलेगा 200 इक्वल टू 10a। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? 20। अब a की वैल्यू रखकर हम T1 और T2 को इक्वेशंस में, अगर हम a की वैल्यू रख दे, तो T1 और T2 को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये, इससे भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया था उससे बहुत जल्दी आप इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। अब देखिए अगले सवाल पे आ गए। M1 10 kg है, M2 4 kg है,
और m3 2 kg है। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम पूछा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है। तो ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मासेस को नोटिफाई कर लेते हैं। तो m1 कितना है, 10 kg है, ये 10 है। और m2 है हमारा 4 kg जो इंक्लाइंड प्लेन पर है, और m3 है हमारा 2 kg। तो ये कुछ इस तरह से फोर्स डायग्राम्स बनेंगे, ये देखिए। और ये जो हमारा लटक रहा हुआ मास है ये कितना है, 2 kg। तो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। m2 है 4 kg, तो यहाँ पे लगेगा हमारा 4g sin 30 मतलब 2g। और यहाँ इससे फिर एक और मास हैंग कर रहा है, और ये हैंग करने वाला मास है 10, तो ये हो गया 10g। this will be equal to 10g। तो टोटल पुलिंग फोर्स, हमें वो फोर्स देखना है जो इस पुलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए 2g भी पुलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब खींच रहा है, और 10g भी खींच रहा है। और खींच कौन रहा है, 2g खींच रहा है। तो टोटल पुलिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों पुलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। और ये दोनों मिलकर इस 2 kg को जो हैंग कर रहा है उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो टोटल पुलिंग फोर्स हमारा आ जाएगा, टोटल पुलिंग फोर्स आ जाएगा, टोटल पुलिंग फोर्स विल बी 10g प्लस 2g। ये देखिए 10g प्लस 2g माइनस 2g, तो टोटल पुलिंग फोर्स आ गया 10g। और एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल पुलिंग फोर्स, हैंगिंग मासेस के केस में टोटल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल पुलिंग फोर्स आ गया 10g, और टोटल मास कितना आ गया, हम जोड़ सकते हैं, 2 kg 4 kg 6 kg, और ये लटक रहा है कितना, 10 kg। तो टोटल मास आ गया हमारा 2 kg 4 kg प्लस 10 kg। तो ये फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ये 10 है, ये 4 है, 14 प्लस 2 16, यस, तो ये आ गया 16। तो 10g बाय 16, 2 से कैंसिल कर दीजिए, ये 5 बार कैंसिल होगा, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5g बाय 8। कितना आएगा, 5g बाय 8। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। तो हम इस तरह से इसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना हमेशा आसान है, इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये एग्जाम्पल से आपको जनरेट कर दें, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। देखिए ये 4 kg, मान लीजिए ये 6 kg, और ये है हमारा 12 kg। कितना, 12। अब देखिए सबसे पहले डिसाइड करिए सिस्टम कैसे जाएगा। ये 12 kg 4 और 6 को खींच लेगा, तो यहाँ टोटल पुलिंग फोर्स क्या है, सिस्टम ऐसे जाएगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे, ये नीचे जाएगा। तो टोटल पुलिंग फोर्स कितना हो गया है, यहाँ पर टोटल पुलिंग फोर्स 12 खींच रहा है, किसको, 4 को भी और 6 को भी। तो टोटल पुलिंग फोर्स आ गया 2g। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो मास मतलब 6 प्लस 4 प्लस 12, 6 प्लस 4 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 2g बाय 16 और 6 22, तो ये हो जाएगा g बाय 11। तो ऐसे हम एक्सेलरेशन को तो बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इंक्लाइन प्लेन वाला केस तो हमने कर ही लिया। अब जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर एक और हम केस बना लेते हैं। ये पुली से हमने 2 मासेस लटका दिए, एक 2 और एक ये लगा दिया 4,
और इधर एक मास हमने लगा दिया 6 kg का, एंगल दे दिया 30 डिग्री, यहाँ पर एक पुली लगा दी और ये लगा दिया। अब देखिए ये आपके 4 kg, 2 kg, 6 kg और एक तीसरा हमने नंबर ऑफ मासेस कितने ले लिए, नंबर ऑफ मासेस कितने ले लिए, 4 ले लिए और ये हो गया 8 kg। तो अब देखिए तो 6 के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 6g sin 30, तो ये हो गया 3g। तो टोटल पुलिंग फोर्स 3g प्लस 8g, टोटल पुलिंग फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पर, टोटल पुलिंग फोर्स कैसे निकालेंगे यहाँ पर, 8g प्लस 3g, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये 4 और 2 को खींच रहे हैं, माइनस 2g, तो ये आ गया 11 में से 4 गए 7, टोटल पुलिंग फोर्स आ गया 5g। तो एक्सेलरेशन आ गया टोटल पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, मास को टोटल करिए 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन को बहुत क्विकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको ये 2-3 एडिशनल चीजें बता दूं, इस तरह से हम इन सब चीजों को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ जाने का समय आ गया। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, तो इसका मास कितना है, 3 kg है। ब्लॉक बी ऑफ मास 2 kg, इसका मास कितना है, 2 kg, आर कनेक्टेड बाय लाइट inextensible string as shown in figure. If the coefficient of friction between the surface of table and A is 0.5, तो म्यू कितना दिया हुआ है, 0.5. What maximum mass C to be placed on A so that system to be in equilibrium? तो C का मास कितना होगा जिससे ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि मूव नहीं करे, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब तो एक ही होता है, ये मूव ना करे। तो ये आपके 4 आंसर्स दिए गए हैं। तो अब इसको अगली स्टेप स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो सिचुएशन ऐसी है, ये ए है, ए के ऊपर रखा हुआ है सी। तो एक काम करते हैं, हमें ए का मास तो मालूम है 3 kg और सी का मास हमें नहीं मालूम, और सी का मास हमें नहीं मालूम, तो हम इसका मास मान लेते हैं m और ये 3 kg। और ये हमारा जो लटकने वाला मास है, हैंगिंग मास है, वो कितने kg का है, 2 kg का। अब फोर्सेस को हमें बनाना है। तो देखिए इस पर एक फोर्स लगेगा 2g, स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा t, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है। हमसे कहा गया सिस्टम मूव नहीं करे, इक्विलिब्रियम में हो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा तो इसलिए हम इस t को क्या लिख सकते हैं, 2g लिख सकते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पर टोटल कितना वेट लग रहा है टेबल पर, m प्लस 3 इंटू जी। तो यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी टेबल और ए के बीच में, तो वो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, m प्लस 3 इंटू जी होगी। अब यहां पर टेंशन कितना है, T, और यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो गया। अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और T मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन। T को किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर। और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो म्यू तो आपको दिया हुआ है 0.5, एन हम जानते हैं कितना है, m प्लस 3 इंटू जी। तो टेंशन कितना, अब देखिए ये 2 इक्वेशन आ गए। टेंशन कितना हुआ, यहाँ टेंशन हमने देखा किसके बराबर है, 2g के बराबर, और यहाँ टेंशन किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है। और फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन, क्योंकि ये टेबल है, टेबल और ए के बीच में फ्रिक्शन है, टेबल और ए के बीच में, टेबल और ए के बीच में फ्रिक्शन है। टेबल तो ए पर टेबल कितना फोर्स लगाती है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। तो टेबल ए पर कितना फोर्स लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होती है, वेट के बराबर होती है। अब क्या करना है, यहां से 2g की वैल्यू लेनी है।
m+3 इंटू जी। तो देखो जी तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2 इक्वल टू 1/2 m+3, 2 इक्वल टू 1/2 m+3। तो 2 इक्वल टू 1/2 m+3 सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू m+3, तो m इक्वल टू 1 kg। तो C का मास कितना होना चाहिए, 1 मिनिमम मास कितना होना चाहिए, 1 kg होना चाहिए, जिससे कि सिस्टम मूव ना करे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना है, होना चाहिए 1 kg होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लगभग सारे मटेरियल्स में ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, पर मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह की चीजें हमें जरूर करनी चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में काम कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल, 2 बॉडीज ऑफ मासेस 4 kg एंड 6 kg। ये दो बॉडीज हमें दिख रही है फिगर में, 4 kg और 6 kg और अटैच्ड टू एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग, एक डोरी से जुड़ी हुई है, ये रही डोरी, which passes over a pulley. The 4 kg mass is attached to the table top. ये टेबल का टॉप है जिससे 4 kg को एक स्ट्रिंग से जोड़ा गया है, by another string. The tension in this string T1 is equal to. तो ये पूछा है T1, और क्योंकि ये डोरी से जुड़ा हुआ है इसके कारण सिस्टम मूव तो करेगा नहीं। सिस्टम मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में सिस्टम होता है तो हम कहते हैं सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल करते हैं, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अब इस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 4 kg 6 kg और ये T1 और यहाँ टेंशन कितना लिया है T। तो इस डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये पुली हो गई, इससे 4 kg कनेक्टेड है और ये एक टेबल से जुड़ा हुआ है, टेबल टॉप, और ये है हमारा कितना 6 kg और यहाँ टेंशन कितना है T और यहाँ टेंशन कितना है T1। अब देखिए 4 kg पर लगने वाले फोर्सेस, एक तो उसका वेट, एक स्ट्रिंग का टेंशन कितना T1, और 4 kg पर 6 भी कितना फोर्स लगाएगा, T लगाएगा। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम कह सकते हैं कि T1 प्लस 4G मस्ट बी इक्वल टू T। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब यहां पर फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पर फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर कितने फोर्स लग रहा है, एक तो ये लग रहा है 6G और इधर लग रहा है कितना T। तो 6 पर लगने वाले फोर्स कितना हो गया T, ये हो गया 6G और ये हो गया T। तो हम कह सकते हैं T इक्वल टू 6G। सेकंड इक्वेशन T इक्वल टू 6G। अब T की इस वैल्यू को यहां पर रखना है, T की इस वैल्यू को यहां पर रखना है, तभी T1 निकलेगा। तो T1 प्लस 4G इक्वल टू T की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 6G है, ट्रांसफर करें तो T1 कितना आएगा 2G आएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 2G। अब G की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब देखिए टेंशन की वैल्यू आ गई 2G, तो अगर टेंशन T1 कितना आ गया हमारा 2G, अगर हम G को 10 ले लें तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन। तो उस हिसाब से ये चौथा आंसर क्या हो गया, इसका सही हो गया, करेक्ट हो गया। आप अच्छे जानते हैं पेपर सिंपल आता है, पर पेपर में प्रॉब्लम क्या है, टाइमिंग। 1 मिनट में सवाल करना है, नंबर 1। नंबर 2 एक्यूरेसी, गलतियां नहीं करनी है, नेगेटिव क्वेश्चंस को रोकना है। तो जब हम तैयारी करते हैं और अगर हम अपनी तैयारी का 80% उन क्वेश्चंस को दे देते हैं जो बहुत टफ हैं, वो आते भी कम है। तो आपको 80% जो तैयारी है अपनी, वो नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, टाइम डिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो इसका आंसर तो अब आ गया T1 इक्वल टू 2G। अब देखिए ये हमारा अगला सवाल आ गया, पहले सवाल पढ़ते हैं। 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg are attached by an inextensible light string as shown in figure। तो फिगर देखिए,
ये 4 kg का मास है और ये 2 kg का है और ये एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और ये कितना फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 120 न्यूटन आर पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड बाय अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन। हमसे पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कितना होगा, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना होगा। दूसरा हमें पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। तो ये डायग्राम आपने देख लिया। अब इसी डायग्राम को हम अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। तो ये देखिए बना लेते हैं 4 kg और इससे अटैच्ड है हमारा 2 kg और ये अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 120 और यहाँ टेंशन कितना है T। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहला फोर्स वेट, दूसरा फोर्स टेंशन और तीसरा फोर्स 120 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स निकालेंगे तो 120 माइनस 4g माइनस टी इक्वल टू 4a। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे मास की। ये देखिए 2 kg की, इस पे फोर्स लग रहा है एक उसका वेट और 4 ने 2 पे लगाया टेंशन और ये नीचे ऊपर जा रहा है ये एक्सेलरेशन से। ये तो हम यहाँ लिखना भूल गए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और कितना है a है। तो इसका फोर्स नेट फोर्स का होगा T माइनस 2g इक्वल टू 2a। इस तरह से हमने दो इक्वेशन बना लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है। तो ये आ जाएगा 120 माइनस 6g इक्वल टू 6a। जी 10 दिया हुआ है, 120 माइनस 6 इंटू 10 इक्वल टू 6a। 120 माइनस 60 इक्वल टू 6a। तो 6a आ गया 60 तो a आ गया 10। तो एक्सेलरेशन हमें मालूम चल गया। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप सेकंड इक्वेशन को देखिए, t माइनस 2g इक्वल टू 2a। इस सेकंड इक्वेशन में हम इस a की वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t माइनस 2g इक्वल टू 2a, t माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो एक्सेलरेशन 10 आ गया और ये भी 10 है, 2 इंटू 10। तो टेंशन आ जाएगा 20 प्लस 20। तो टेंशन की वैल्यू 40 न्यूटन आ गई। कितनी आ गई, 40 न्यूटन आ गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन है सिंपल, पर आपका जो 85% पेपर आता है वो तो सिंपल ही होता है। और अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना 80% टाइम उन 10% क्वेश्चंस को दे देते हैं जो बहुत टफ होते हैं। फिर वो बोलते हैं हमारा पेपर बिगड़ गया, हम स्कोर नहीं कर पाए। तो आपको वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो एग्जामिनर के माइंड में चलती है। तो एक्सेलरेशन तो अब हम निकाल चुके हैं। तो एक्सेलरेशन कितना आया 10 और टेंशन आया 40 न्यूटन। यूनिट भी लिख देते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्लियर हो गया, इजी सवाल था। तो इजी सवाल भी पेपर में आते हैं, हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों आंसर आ गए हमारे। अब हमारा अगला सवाल, ये सवाल बड़ा अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सरफेस आर स्मूथ इन द फॉलोइंग फिगर। कहने का मतलब है किसी भी तरह का कोई भी फ्रिक्शन उपस्थित नहीं है, नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। फाइंड एफ सच दैट द ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो देखिए ये वेज हो गया हमारा और ये हो गया हमारा ब्लॉक। और हमें कहा गया है इस फोर्स की वैल्यू बताइए जिससे कि हम हमारा ब्लॉक वेज पर स्टेशनरी रहे, मतलब मूव ना करे। तो चलिए अब इसको अगली स्लाइड पे हम सॉल्व करते हैं। डायग्राम आप एक बार और देख लीजिए। यह हमारा वेज हो गया जिसका मास, और ये हमारा फोर्स हो गया और ये हो गया हमारा ब्लॉक। अब देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस करेंगे। तो हम सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए इस एंगल को हम बोल सकते हैं थीटा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा हमारा, इतना पोर्शन हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और एक हमने लाइन ड्रॉ करी, अगर ये 90 माइनस थीटा है, और देखिए बड़ा आसान है बताना कि ये एंगल कितना है, 90। तो ये एंगल हमेशा आपको याद रखना चाहिए, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो ये तो इनिशियल पोजीशन आ गई। अब हम एन को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया कि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स को तो हम न्यूटन्स लॉ से लिख सकते हैं, मास ऑफ वेज मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल ले तो हमारा वो फोर्स आ जाएगा जिससे कि ब्लॉक वेज पर स्टेशनरी रहे। तो ये एंगल आप हमेशा ध्यान रखिए, दिस एंगल इज थीटा। अब देखिए यहां पर हम इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ब्लॉक हो गया, ये हो गया हमारा ब्लॉक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हमें फिगर को क्लैरिटी से बनाना पड़ेगा। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन, ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है m, और ये एंगल हमने आपको बताया अभी कितना होगा, थीटा। अब n को हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा n cos थीटा, और इससे 90 डिग्री पे हमें मिलेगा n sin थीटा। और ब्लॉक का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ mg, और ब्लॉक वेज पर है, वेज मूव कर रहा है, तो ब्लॉक पर लगेगा स्यूडो फोर्स कितना, ma। तो ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस अब आ गए आपके सामने। हम ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। अपवर्ड फोर्स हो गया आपका n cos थीटा, वेट हो गया mg, और ये हो गया n sin थीटा, और स्यूडो की वैल्यू हो गई ma। तो सभी फोर्सेस को बैलेंस करने पर हम लिख सकते हैं कि n sin थीटा किसके बराबर होगा, ma के, और n cos थीटा किसके बराबर होगा, mg के। ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, सेकंड को थर्ड से क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए। तो ये हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू a बाय जी। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, जी tan थीटा। a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जी tan थीटा। तो फोर्स क्या होगा, अब देखिए फोर्स क्या होगा, m प्लस एम इंटू ए। तो देखिए फिर से a की वैल्यू कितनी मिल गई, जी tan थीटा। तो अब हम इस फोर्स को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए, दैट इज जी tan थीटा। इतना फोर्स लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक है ये वेज पर स्टेशनरी रहेगा और मूव नहीं करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर मैं आपको ये चीजें बताना चाहता हूं, हमेशा आप याद रखिए। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी, और दूसरा ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, n cos थीटा एंड n sin थीटा। और ये स्यूडो लग गया ma, और ये लग गया mg। तो अब आपको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि n sin थीटा किसके बराबर है, ma के, और n cos थीटा किसके बराबर है, mg के। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा a इक्वल टू जी tan थीटा। एक बार फिर सॉल्व कर देते हैं, और वो फोर्स, टोटल फोर्स m प्लस एम इंटू ए। यहाँ पर हमने m की वैल्यू रख दी, कितनी रख दी, जी tan थीटा। तो इतना फोर्स लगाने के बाद ये जो ब्लॉक है ये वेज पर क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। इसमें कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए।
तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए अगला सवाल। A bob of mass m, ये रहा bob, is suspended from the ceiling of a train moving with an acceleration a। वो एक ट्रेन की छत से लटका हुआ है, जो ट्रेन कितने एक्सेलरेशन से जा रही है, ए एक्सेलरेशन से, एज शोन इन फिगर। फाइंड द एंगल थीटा इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एंगल थीटा कितना होगा? तो देखिए इसको भी अब हम कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो देखिए ये होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये हो गया टेंशन, और ये हो गया इसका वेट, और ये हो गया हमारा स्यूडो। अब टेंशन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेंशन की जो वैल्यू होगी, ये होगी टी कॉस थीटा, और ये वैल्यू होगी टी साइन थीटा। अब हम इन फोर्सेस को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि टी कॉस थीटा किसके बराबर है, mg के बराबर, और टी साइन थीटा किसके बराबर है, ma के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बाय जी। तो ए कितना होगा, जी टेन थीटा। तो स्यूडो फोर्स का ही क्वेश्चंस को क्या करता है, बहुत आसान बना देता है। तो ये आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम इन सब चीजों को सॉल्व करेंगे। तो इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बनाएगा, जी टेन थीटा। और देखिए अब इसमें दो चीजें पूछी नहीं गई है, कई बार क्या पूछते हैं, पी की वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, पूछा नहीं गया फिर भी हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो टी कॉस थीटा क्या था, mg, और टी साइन थीटा क्या था, ma। पहले और दूसरे को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस पर थीटा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कॉमन ले रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहां पर ए को क्या रख सकते हैं, जी टेन थीटा रख सकते हैं, और आंसर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूछा नहीं गया लेकिन ये भी पूछा जा सकता है। तो बैलेंस इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। यही इक्विलिब्रियम का क्या है, बेसिक कंसेप्ट है जिस पर हम लोग काम करते हैं। अब देखिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज, ये देखिए ये वेज है, जिसका मास m है, एंड ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज म्यू। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। फाइंड द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F, उस मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F को निकालो जो ब्लॉक को स्टेशनरी रखे विद रिस्पेक्ट टू वेज। वो मिनिमम फोर्स F निकालना है जिससे कि वो ब्लॉक गिरे नहीं, बैलेंस में रहे, स्टेशनरी में रहे। तो अगर ब्लॉक, इसका मतलब ब्लॉक पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अब देखिए ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लगते हैं, देख लेते हैं। ये आपका वेज हो गया, और ये हो गया हमारा फिर से देखते हैं, एक मिनट।
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बना लेते हैं। ओके, ये ब्लॉक है हमारा जो रेस्ट पर है, और ये वेज हो गया हमारा जिसका मास कितना है m। अब ब्लॉक पर लगने वाले फोर्सेस, एक तो स्यूडो लगेगा और ये वेज ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा n, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी n। अब ब्लॉक पे लगने वाला नीचे की तरफ फोर्स mg, और फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, म्यू n। तो पॉइंट नंबर 1, पहला इक्वेशन कैसे मिलेगा, टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया जो कि न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। अब दूसरी बात, ये mg नहीं है, ये क्या है, m है, स्यूडो छदम बल। तो देखिए n इक्वल टू m है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, और mg इक्वल टू म्यू n, पर n किसके बराबर है, n किसके बराबर है, ma के बराबर, तो म्यू m है, तो m से m कैंसिल हो गए, तो एक्सेलरेशन आ गया इसका कितना, g बाय म्यू। और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो हमें वो मिनिमम फोर्स मिल जाएगा। तो मिनिमम फोर्स होगा F इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू A। तो A यहाँ पर क्या है, G अपॉन म्यू। तो देखिए ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। स्यूडो का एनालिसिस करिए, ये स्टेशनरी है इसलिए इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यही बेसिक कंसेप्ट थी, और इससे हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो हमारा आंसर है m प्लस, तो हमारा आंसर इज m प्लस m प्लस स्मॉल m इंटू g बाय म्यू, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। बस एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी उसको आपको हमेशा याद रखना है कि स्यूडो का यूज करके, जब हम स्यूडो यूज करते हैं तब हम सारे फोर्सेस को एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। सारे फोर्सेस को हम एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो स्यूडो का यूज हमेशा हमें इसी तरह से क्या है, करना चाहिए। तो अब स्यूडो फोर्स की कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उसको आप जरा देख लीजिए। अब मान लीजिए एक लॉरी है, कार है, उसके अंदर एक मास रखा हुआ है m, और a एक्सेलरेशन से ये कार जिसके अंदर मास रखा हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो स्यूडो कहाँ लगेगा, उस पर पीछे, और ये मानते हुए कि यहाँ पर a क्या है, पॉजिटिव है। अब दूसरा केस भी समझ लीजिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये कार ब्रेक लगा रही है, क्या लगा रही है, ब्रेक लगा रही है, तो ब्रेक लगाने के कारण उसमें रिटार्डेशन डेवलप होगा। तो जब रिटार्डेशन डेवलप होता है तब स्यूडो पीछे नहीं लगता, तब स्यूडो कहाँ लगता है, आगे की तरफ लगता है। ये बहुत छोटी सी बात है, पर ये हमें मालूम होनी चाहिए कि स्यूडो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको जो एक चीज बताई थी उसको आप हमेशा याद रखिए कि अगर ये ब्लॉक मास m रखा हुआ है और ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमेशा आपको याद रखना चाहिए। ये एंगल कितना होता है, थीटा होता है, जिससे कि आप n को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, n cos थीटा एंड n sin थीटा। तो ये सब बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, इंक्लूड कर लिया था।
और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी किया था वेज वाला, इसको भी ध्यान रखिए। तो ये तो अब आपको इतनी बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गई होगी कि कैसे आयन को रिजॉल्व करना है और कैसे इक्विलिब्रियम को और स्यूडो फोर्स को अप्लाई करना है। अब कुछ एक दो और बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें करने चाहिए, तो इट इज वन ऑफ देम। पढ़ते हैं 2 masses ऑफ 8 kg एंड 4 kg। तो दिख रहा है आपको ये 8 kg है और ये 4 kg है, और कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, और ये इंक्लिनेशन कितना दिख रहा है आपको 30 डिग्री ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और ये फ्रिक्शनलेस पुली दिख रही है। द एक्सलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, सिस्टम का हमें एक्सलरेशन निकालना है। तो देखिए ये आसान सवाल है। तो सबसे पहले हमें नेट पुलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स निकालने के लिए तो ये तो हमारा लग गया कितना 4G, और ये लगेगा, इसको ध्यान दीजिए, 8G sin 30। अब आप जानते हैं कि 8G sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 8G sin 30 कितना आ जाएगा 4G। तो यहां पर पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है 4G, और यहां पर भी कितना लग रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं, लेट अस राइट इट एज 4G। तो ये 4G के इक्वल हो गया। तो अब अगर हम बात करें कि नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, तो देखिए नेट पुलिंग फोर्स होगा 4G जो हैंगिंग है मास माइनस 4G जो उसको अपोज कर रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स यहां पर क्या आ गया 0, और एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स के 0 आने के कारण एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो कभी भी आप इसको 8G माइनस 4G मत करिए, कभी भी आप इसको 8G माइनस 4G तो बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, इसलिए mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा। तो 8G sin 30 निकाल लिया, 8G sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पे इसका ये आंसर कितना आ गया 4G। चलिए एक और सवाल करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है। अ ब्लॉक ऑफ मास √3 kg। तो भाई इसका जो मास है ये कितना है √3 kg है, √3 kg। ये रहा ब्लॉक, इस केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, म्यू इक्वल टू, अच्छा म्यू है यहाँ पर 1/2 √3। द मिनिमम फोर्स बी अप्लाइड एज शोन टू मूव द ब्लॉक। तो ब्लॉक को मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए एफ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो थोड़ा मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, अगर हम इस फोर्स, ये फोर्स है तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब अगली स्लाइड में जाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स डू इट। इसको थोड़ा हमने आगे बढ़ा दिया, ये देखिए। तो ये एंगल आपका हो जाएगा, ये जो एंगल है ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये फोर्स हो गया F। हम फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इसका F cos 60 दैट इज F/2, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा और वो होगा F sin 60 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं √3/2 F। अब देखिए ब्लॉक पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, वो कैसे लग रहे हैं। ये देखिए ये हमारा ब्लॉक हो गया, और इस ब्लॉक पे आप फोर्सेस को हम अंडरलाइन करेंगे। एक तो उसका वेट √3G नॉर्मल रिएक्शन N, और ये लगेगा √3/2F, और ये फोर्स लग रहा है F/2, और उसको अपोज करने वाला फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन।
म्यू एन। तो सबसे पहले हम अगर ये चाहते हैं कि ये ब्लॉक मूव हो, तो f/2 किसके इक्वल होना चाहिए? f/2 किसके इक्वल होना चाहिए? f/2 किसके इक्वल होना चाहिए? म्यू एन के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं n इक्वल टू √3/2 f प्लस √3g। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। तो अब अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई f/2 किसके बराबर होना चाहिए? म्यू एन के बराबर होना चाहिए। तो मिनिमम फोर्स मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? 2 म्यू एन। तो और म्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/2 √3। तो यहाँ पे हम थोड़ा म्यू को और लिख लेते हैं, म्यू इक्वल टू 1/2 √3। तो म्यू की वैल्यू को अगर हमने यहाँ रख दिया 1/2 √3 इंटू एन, तो मिनिमम फोर्स होगा हमारा n/√3। कितना होगा? n/√3। और n को अब हमें यहां से निकाल लेना चाहिए, n/√3। तो अब आगे चलते हैं। तो मिनिमम फोर्स होना चाहिए n/√3, और पिछली स्लाइड से ये n की वैल्यू √3/2f, √3/2f, और ये प्लस √3g डिवाइडेड बाय √3। तो ऊपर से एक काम करिए, √3 का कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा f/2 प्लस g, और ये √3 हो गया, तो √3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया। तो f इक्वल टू कितना आएगा? f/2 प्लस g। तो इसको इधर ट्रांसफर करिए, तो f/2 इक्वल टू g, तो f इक्वल टू 2g। और अगर g को हम 10 ले लें तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए? मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। अगर मिनिमम फोर्स 20 को हम अप्लाई करेंगे, अगर हम मिनिमम फोर्स 20 को अप्लाई करेंगे तो हम इस ब्लॉक को मूव कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालनी चाहिए थी हमें, √3/2f प्लस √3g, और f/2 इक्वल टू म्यू एन। तो मिनिमम फोर्स होगा f/2 म्यू एन के बराबर होना चाहिए, f इक्वल टू 2 म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू रख दी, तो ये n/√3, f इक्वल टू कितना आएगा? n/√3, और फिर n की वैल्यू रख दी। तो इस तरह से आपका मिनिमम फोर्स का आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट। ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारे नए सवाल करेंगे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर में हम और फ्रिक्शन और थोड़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। अगेन थैंक यू, मिलते हैं फिर।